हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन आर्ट्स क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का पोएम सेक्शन देखेंगे हिंदी का, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आज हमने फिर से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है पोएम सेक्शन से, जो कि आपका टोटल क्लास 12 में 13 पोएम दिया हुआ है। उन्हीं 13 में से हमने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो आज हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हमने उसको शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो करबक से है। यानी कह रहा मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। यानी आपका जो क्लास 12 में ये पहला ही पोयम है जिनका नाम है करबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो करवक। और जो करवक है वो किससे लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। यानी मलिक मोहम्मद जैसी का फेमस एक रचना है पद्मावत, जिन पे मूवी वगैरह भी बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो सबसे बेहतरीन रचना है वो पद्मावत है। उसी पद्मावत से ये करबक को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए इसी चैप्टर का करबक का ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो 4 है, ज्ञान मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा है, कृष्ण मार्गी शाखा है, सगुन भक्ति काल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रेम मार्गी शाखा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसको हम लोग रिवाइज लगाते हैं। क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? आपको हम पहले ही बताए थे जो कि करबक जो है पद्मावत से ही लिया गया है, और इनके रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी यानी जैसी जी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मलिक मोहम्मद जैसी है। इस पद्मावत पे एक मूवी भी आई थी, जो जो कि रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, ये जो है पद से लिया गया है। ये चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 12 का पद, ये सूरदास जी की रचना है। तो क्वेश्चन हमने लिया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? यानी कहने का मतलब है कि सूरदास किस भगवान की भक्ति करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कृष्ण भक्ति। यानी सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, इन्हीं के बारे में गुणगान करते रहते थे, इन्हीं के बारे में लिखते रहते थे। इनकी इच्छा भी थी कि श्री कृष्ण के ही चरणों में इनका जीवन हमेशा रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ये पीरियड पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो देखिए आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भक्ति काल होगा। यानी सूरदास जो हैं वो किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। और सूरदास किनका गुणगान करते रहते थे? तो श्री कृष्ण के गुणगान करते रहते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन 6 है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन है, जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, नाभादास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तुलसीदास जी है। ये एपिक है, रामचरितमानस महाकाव्य है। इनके जो रचनाकार थे वो तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आते हैं हम लोग। देखिए तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो इसका भी जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा भक्ति काल के कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। देखिए छपिए शीर्षक के रचयिता कौन है? छपिए जो है वो नाभादास जी के हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 9 पे आते हैं। और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं। कह रहा कवि भूषण की उपाधि दी थी। यानी जो भूषण थे उसको भूषण कवि यानी कवि भूषण का उपाधि किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदास ने इनको कवि भूषण का उपाधि दिया था। इन्हीं के दरबार में वो कविता वगैरह लिखते थे, गाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन है कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा सब वो जयशंकर प्रसाद जी होंगे। ये बहुत बड़े कवि भी हैं।
जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे देखते हैं 11 पे। क्वेश्चन 11 हम लोग पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? देखिए इससे पहले जो हमने एक देखा था वो इन्हीं का था, जयशंकर प्रसाद जी का था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सब, वो क्या हो जाएगा? तुमुल कुलोहल कलह में, ये कमायनी से ही लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुमुल कुलोहल कलह में, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो क्लास 12 के पोएम सेक्शन में शामिल है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत बड़ी कवित्री है। इनका एक कविता है हमारे क्लास 12 में जिसका नाम है पुत्र वियोग, है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपको जाके 16 अगस्त 1904 को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उस दिन नागपंचमी का दिन था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 13 पे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उषा का जादू कब टूटता है? तो देखिए सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्योदय होने पर, यानी सूरज उगने से पहले का जो दृश्य होता है आकाश का, काफी मनमोहक और सौंदर्य से रहता है। जैसे जैसे सूरज उगता है धीरे धीरे वो मनोरम, वो छटा जो है वो आसमान से गायब हो जाती है। उसको कहा गया है उषा का जादू, यानी अर्ली मॉर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे सूर्य पूरा निकल जाता है वो सूर्योदय, यानी दैट मीन उषा का जादू वो खत्म हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 13 है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। देखिए इसी से था इससे पहले वाला क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शमशेर बहादुर सिंह होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो जन जन का चेहरा, जन जन मतलब लोगों का जो आवाज उठाने वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा यानी राइट आंसर होगा वो तार सप्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 है, प्रस्तुत कविता, यानी जो आपका क्लास 12 में जो कविता है उसका नाम अधिनायक है। कह रहा है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधित्व है? यानी हरचरना किसको कहा गया है? हरचरना मतलब होता है गरीब, मैला कपड़ा पहनने वाला, यानी शोषण किया हुआ जो होता है आदमी गांव समाज में लोग, तो उनको हरचरना कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हरचरना जो है वो आम आदमी का प्रतीक हो जाएगा। तो हरचरना का जो प्रतीक है वो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है। और अधिनायक किसका प्रतीक हो जाएगा? जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उसको अधिनायक कहा गया है इस कविता में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो ए हो जाएगा। तो हरचरना यानी आम आदमी, कॉमन मैन, आम जनता। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपके सामने है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर साय इन्हीं के द्वारा लिखा गया है अधिनायक। बहुत बेहतरीन कविता है, जो दबे हुए जो गांव के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए इन्होंने कविता लिखा था, जो उनका शोषण कर रही थी, जो सत्ताधारी के लोग हैं, उन्हीं की आवाज उठाने के लिए कविता उन्होंने लिखा है, जिसका नाम अधिनायक रखा है। तो देखते हैं रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 दिसंबर 1929 को। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? क्वेश्चन है, मेहनतकश, मेहनतकश मतलब होता है जो मेहनती लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और औरत, औरत मतलब जो लेडीज होती है वो घर की कामों में काफी बिजी रहती है, सारा दिन रात वो घर के कामों में उलझी रहती है, फिर बच्चा का देखना और सब भी काम है। तो कहने का मतलब है कवि ने मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में देखा है। लोहा यानी मेटल है, धातु है, ये काफी मजबूत होता है, जो सस्ता भी होता है और लोगों के बीच काफी प्रचलित है। आप जहां भी नजर उठाएंगे आपको हर जगह
लोहा ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि आज का जो इंसान है वो लोहा से अलग रह ही नहीं सकता है, यानी कह सकते हैं कि लोहा जो है इंसान को जकड़ के रख लिया है। तो कवि जो है इन्होंने लोहा को मेहनत कश और औरत के रूप में कविता में प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? देखिए अभी जस्ट लोहा का चर्चा हो रहा था। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्म का, यानी मेहनत का, यानी काम का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। क्वेश्चन 21 है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? उत्सव का मतलब होता है खुशी। कह रहा है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? तो आम जनता, विपक्षी दल, शासक दल, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्सव कौन मना रहा है? तो शासक दल मना रहा है, यानी गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है, सड़कों को सींचा जा रहा है, ताकि लोगों को बताया जाए कि उनका जो है वो युद्ध में जीत के आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शासक दल। क्वेश्चन नंबर 22, हार जीत क्या है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो हार जीत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गद्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला मतलब होता है पीठ में जो थैला लेके पानी जो सींचता है, पानी पटाने वाला रोड पर, उसको हम लोग कहते हैं मशक वाला। तो मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़कों को सींच रहा है। इसका राइट आंसर होगा, कविता में जब पढ़िएगा तो आपको एक बूढ़ा व्यक्ति पीठ पे पानी का टैंक रख के पूरा रोडों को सींच रहा है, ताकि जो सत्ताधारी लोग आएंगे, जो उत्सव मनाने वाले लोगों को धूल ना पड़े उस पर, इसीलिए वो सड़कों को सींच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। गांव में किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? देखिए क्वेश्चन है गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो देखिए फिल्मी गीतों की, शोक गीतों की, लोक गीतों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकगीत। आजकल हम लोगों के बीच से लोकगीत विलुप्त तो हो चुका है। हम लोग चारों तरफ से देखते हैं, फिल्मी गानों में उलझे रहते हैं इधर उधर, लेकिन जो लोकगीत है वो खत्म हो गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकगीत होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संशय आत्मा किसकी कृति है? कृति मतलब होता है रचना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। संशय आत्मा किसकी कृति है? तो इसका जो